हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है सर, आज का लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर्स में हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। जैसे आप कुछ इस पे स्लाइड पे देख भी रहे होइएगा सर, तो इस लेक्चर्स में जो है जो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स है, इसमें हमने जो एनसीईआरटी का को ध्यान में रखते हुए जो जो टॉपिक है उस पर कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बना दिया है। ठीक है सर, जैसे ही आप इसको जो है इसके बाद मतलब पूरा कंप्लीट जब आप ऑब्जेक्टिव आप देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये जो चैप्टर्स का जो जितना भी मतलब एक फुल कॉन्सेप्ट आपका जो है इसमें जनरेट हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस भी जो है आपको आ जाने वाला है। ठीक है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को देखिए और लास्ट तक इसको देखिए स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर किया कीजिए। जैसे स्टूडेंट्स देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 32 कूलम चार्ज। क्वेश्चंस कहा कि 32 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसके लिए Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और ई हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो एन तो पूछ ही रहा है, तो एन अगर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा Q बाई ई। Q का वैल्यू देखिए 32 कूलम दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 32 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए यहाँ से अगर इसका ऊपर वैल्यू ले जाइएगा तो मल्टीप्लाई में 10 आ गया, 16 से इसको काटिएगा तो 2 टाइम्स कटेगा, तो कितना हुआ ये 20 और नीचे से 10 टू द पावर माइनस 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसका ऑप्शंस अगर देखें तो इसमें ऑप्शंस आपका बी मैच कर रहा है, यानी कि पहला का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया बी हो गया। करेक्ट है। उसी तरीके से एक एक क्वेश्चंस देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, और साथ में साथ ये भी डिस्कस करेंगे बहुत सारे जो थ्योरी वाले जो पोर्शंस है उस थ्योरी वाले पोर्शन के चारों ऑप्शंस को भी हम ध्यान में रखेंगे। तो जो एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस होगा ही होगा, ऑप्शन से भी यदि क्वेश्चंस बनता है अराइज होता है उसके आसपास का, उसको भी इसमें जो है डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें एक्सिलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल रिलेटेड टू कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल है उसका एक्सिलरेशन का फॉर्मूला मतलब वो किस तरीके से इसको रिलेट करेगा। अब चार्ज पार्टिकल में एक्सिलरेशन की यदि अगर बात किया जाए तो सबसे पहले चार्ज पार्टिकल में फोर्स क्या होता है ए फिजिकल्स टू Q इंटू ई। सब कोई जानते हैं ए फिजिकल्स टू Q इंटू ई होता है। ठीक है, एक्सेलरेशंस के टर्म्स में अगर यदि फोर्स की हम लोग बातें करें तो एक्सेलरेशंस के टर्म्स में फोर्स का वैल्यू होता है m इंटू ए। ठीक है, तो m इंटू ए वेक्टर और q इंटू ई वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से अगर a हम निकालते हैं एक्सेलरेशन तो किसके बराबर हो जाएगा q ई वेक्टर बाई m। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो है फॉर्मूला आ रहा है। मैच कीजिए ऑप्शन ऑप्शंस इसमें कौन सा मैच हो रहा है Q ई बाई एम, Q ई बाई एम, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड का जो है ऑप्शन हमारा हो गया डी। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में देखते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं, और जैसे आगे आगे स्लाइड देखिएगा तब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हमने जो है बहुत सारे जो आपका सैम्पल पेपर का भी कुछ क्वेश्चंस इसमें मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे जगह से भी जो अलग अलग बुक से भी हमने इसमें क्वेश्चन का कलेक्शंस कर रखा है। ठीक है, तो कंप्लीट देखें। कह रहा है क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस decreases 3 times and its magnitude increases 3 times, then what will be the new force as compared to initial force of 2 charges। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में ये कहा कि यदि जो है इनिशियली अगर 2 चार्ज है पॉइंट चार्ज एक तरीके से है, उनका डिस्टेंस को हम डिक्रीज कर देते हैं 3 टाइम्स और उनके मैग्नीट्यूड को 3 टाइम्स बढ़ा देते हैं, तो जो न्यू फोर्स जो हमारा आएगा वो कितना आएगा इनिशियल के कंपैरिजन में। अब हम लोग को पता है चार्ज के वजह से जो फोर्स आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फार्मूला क्या होता है फार्मूला उसका होता है ए फिजिकल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसका डिस्टेंस बीच का क्या होता है r होता है, तो r को अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे तो 3 टाइम्स कर रहा है, तो यहाँ पर कर दीजिए k, और चार्जेस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो इस k के जगह पे क्या जाए, यानी Q1 क्या हो गया 3 मतलब Q1 बढ़ करके कितना होगा 3Q1, यानी कि 3Q1, और Q2 क्या होगा
Q2 और ये डिस्टेंस 3 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है, यानी 1/3 इंटू आर का होल स्क्वायर। करेक्ट, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। ये कौन सा है? एफ न्यू है, ये न्यू जो है फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो अब देखिए यहाँ से 3 इंटू 3 मिल करके कितना हो गया 9, यानी कि हम क्या लिखेंगे 3Q1 Q2 और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 9 और डिवाइडेड बाई 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 इंटू आर का स्क्वायर। 9 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 9 इंटू 9 81 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। करेक्ट है, यानी कि न्यू जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो 81 टाइम्स जो है। अब ये के Q1 Q2 क्या होगा? इनिशियल में जब चार्ज और उसके डिस्टेंस पे कोई जो है चेंजिंग नहीं आया होगा, तो यानी कि ये एफ क्या हो गया? इनिशियल हो गया, तो हम लिख सकते हैं 81 इंटू एफ इनिशियल। ठीक है, यानी एफ न्यू इसके बराबर आ गया। आइए ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन ए 2 इंटू इनिशियल, ये तो नहीं होगा। 16 इनिशियल, ये भी नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन जो है एफ न्यू इज इक्वल टू 81 टाइम्स ऑफ एफ इनिशियल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 4 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन EM, ER एंड E0। EM जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन मीडियम की बात कर रहा है। ठीक है, ER जो है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है और E0 जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एयर स्लैश वैक्यूम में जो है गिवन है, दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इस मतलब इस तीनों में जो है रिलेशन क्या है, ये बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका रिलेशंस क्या होगा। तो देखिए जो रिलेटिव का जो रिलेशन होता है यहाँ साइड में लिख देते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का जो रिलेशन होता है वो EM जो होता है वो ध्यान रखना है। जैसे ध्यान रखिए, इसमें EM या पहले ER ही के टर्म्स में लिख देते हैं, बाकी हम लोग इधर उधर कर लेंगे उसको मल्टीप्लाई डिवाइड। ER जो होता है वो होता है EM बाई E0 के बराबर होता है, यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज इक्वल्स टू मीडियम इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिवाइडेड बाई एयर स्लैश वैक्यूम में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, आइए ऑप्शन से मैच करके देखते हैं। ER E0 बाई M गलत है, नहीं होगा। EM इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नहीं होगा। अच्छा देखिए यहाँ EM इज इक्वल्स टू ER इंटू E0 है पहले वाले ऑप्शन में, तो क्या है इस E0 को अगर हम इधर भेज दें तो हम EM इज इक्वल्स टू भी तो लिख ही सकते हैं ER इंटू E0। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही आया है कि EM जो है ER और E0 के प्रोडक्ट के इक्वल हो रहा है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है सर। आइए उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें खूब बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं तो हम लोग जो है टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। व्हिच ग्राफ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एंड रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर। मतलब कह रहा है कि ये जो चारों ग्राफ दिया हुआ है इस ग्राफ में E और R के बीच में जो अगर ग्राफ देखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल जिसका रेडियस R है वो कौन से ग्राफ को रिप्रेजेंट्स कर रहा है? ठीक है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन का प्रूफ है। उस प्रूफ में बताया गया है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है वैल्यू, ये इनसाइड की बात है, ये इनसाइड है, इनसाइड, और ये इसके बाद वाला जो ये लाइन जो खींचा हुआ है इसके बाद ये क्या है? आउटसाइड। आउटसाइड। तो इस कंडीशन में 2 फॉर्मूला निकल के आता था, वहां पे 2 बार हम लोग देखते थे। एक इनसाइड के लिए वैल्यू देखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और एक आउटसाइड के लिए जो है। तो इनसाइड कंडीशंस में E का जो वैल्यू आता था वो 0 के बराबर आता है। आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसका जो है प्रूफ देखिएगा जा करके, गॉस लॉ का एप्लीकेशंस में है तो वहाँ पे पता चल जाएगा। तो इनसाइड में इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। और फिर आउटसाइड में जब इसका वैल्यू निकालते थे तो इसका वैल्यू आता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर। ये आता था आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो पहला इसमें वैल्यू ही क्या आ गया? पहला वैल्यू इसमें 0 आ गया, यानी कि
अब इससे आगे जब ग्राफ बढ़ेंगे तो ये कुछ ग्राफ ये तो देखिए लीनियर टाइप से दिखा रहा है, लेकिन वैल्यू 0 है तो ऑप्शन ए तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन बी भी नहीं होगा इसमें। ऑप्शन सी में थोड़ा सा देखिए इस तरीके से ग्राफ दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 0 है। तो इससे पता चल रहा है कि ये इनसाइड में जो है कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ जो गया वो क्या हो गया सर, 0 के बराबर है। आउटसाइड में देखिए ई आउटसाइड के लिए दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है। ई आउटसाइड में आर के साथ यदि रिलेशन देखेंगे तो ई आउटसाइड में आर के साथ रिलेशन 1/r² के बराबर है। यानी कि तो पहले ही ऑप्शन तय हो गया कि ऑप्शन बी हो जाएगा। और जो है आउटसाइड में जब इसका देखेंगे तो ये इसका ग्राफ है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्यों है सेंस, इनसाइड में 0 था तो 0 का ग्राफ यहाँ तक चला गया, कुछ भी नहीं है ये इस एक्सिस पे ही रहा। और जो है आउटसाइड में इसका जो है 1/r² के जो है प्रोपोर्शनल में दे रहा था, तो वैल्यू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी कि r² के इनवर्स से लिया गया और 1/r² के डायरेक्टली, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से शो किया। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी तरीके से अब नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाएगा, इसको एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इंडिकेट करता है, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब, क्या मीनिंग है। तो जैसे ऑप्शन नंबर ए में है सेंस कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में है देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऑप्शन सी में है फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब जो है फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। और डी में है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। अब देखिए सर, ये चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय की जो बात होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन ए और डी तो ऐसे ही जो है क्या हो गया है कि वो नहीं होगा इसका आंसर, यानी क्वांटाइजेशन का तो मीनिंग ही नहीं है। क्वांटाइजेशन का ये मीनिंग होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पे मिनिमम चार्ज जो होता है उसी का जो है हम लोग क्या करें, एक मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर होता है। जैसे हमने क्वांटाइजेशन वाले उसमें कूलम आपको थर्ड लेक्चर जब जाकर देखिएगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जो है, तो उसमें इसको हमने बता रखा है। क्वांटाइजेशन यानी चार्ज के बारे में जहां पे डिस्कस किए होंगे उसी लेक्चर में सारे चीजें जो है बता रखे हैं। अब जैसे देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि किसी पे मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये सब पॉसिबल है। यानी मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वैल्यू हमेशा मैग्नीट्यूड कैरी करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चंस भी है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और कभी भी अब फ्रैक्शन में तो नहीं होगा 2/3 वगैरह लिखे तो ये भी नहीं होगा 2/3 इलेक्ट्रॉन्स, ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मिनिमम इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसका वैल्यू कितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इतना होता है। करेक्ट है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यूनिट होगा। ऑप्शन ए में जो है कूलम पर मीटर, बी में है न्यूटन पर कूलम स्क्वायर, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑप्शन से अगर देखें तो वोल्ट पर मीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वोल्ट पर मीटर होगा। और साथ में और भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है एक और यूनिट होता है, जैसे ध्यान रखना है कि ई का अगर यूनिट की बात करें तो एक और होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि वी नो डैट एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई, ठीक है। तो यहाँ से ई अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा F/Q, तो यहाँ से क्या आ गया F का न्यूटन और इसका कूलम आ गया। और साथ में E = V/L भी होता है, V/L होता है, ठीक है, या E = -dV/dr, इसको प्रूफ भी करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो वहाँ से एक और क्या आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। साथ में ये भी देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे भी पोटेंशियल है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ से आप या न्यूटन पर कूलम रहे या फिर जो है वोल्ट पर मीटर रहे, दोनों जो है यूनिट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर।
करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब देखिए सर, दो तरीके से इसमें हम बताए थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है, और नेगेटिव यदि रहेगा तो रेडियली इनवर्ड होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है कि चार्ज का रेडियली आउटवर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बी में इनवर्ड है, तो इनवर्ड के लिए तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ऐसे ही जो है आपका जो है कैंसिल हो गया। सी तो होगा ही नहीं, डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे नेगेटिव चार्ज होता तो किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से माइनस क्यू, और एक कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है, ठीक है, और ये डायरेक्शन शो होता है रेडियली इनवर्ड। तो साथ में सबको कलेक्शंस करते हुए लिखते हुए चलना है साइड में, ठीक है। अब आइए जब क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग देख लिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए एक बार, समझिए कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ठीक है, एंड एफ जी यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंस, यानी कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रहा है, जो इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो उनका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय कूलम्ब फोर्स, या देखिए इसको दो तरीके से समझना है, या फिर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कूलम्ब फोर्स बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पे जी कर दीजिए, और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा। ये कितनी बार जो है एग्जाम में पूछ रखा है तो देखिए हम लोग जानते हैं कि चार्ज के वजह से इसका वैल्यू क्या होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और एफ जी होता है जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी आर तो यहाँ पे डिस्टेंस है, जो कि क्या कर रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, तो इस दोनों का रेशियो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। के यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा चार्ज की भी बात है तो दोनों का इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, तो इस दोनों का क्या करेंगे, दोनों का ही रेशियो ले लीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए साथ में, और ये डिवाइडेड बाई ये और ये डिवाइडेड बाई ये। अब ये के का वैल्यू रखिए, ठीक है, चार्ज को एज इट इज। अब देखिए चार्ज का वैल्यू रखिए, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स की बात कीजिएगा तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो दोनों सेम है, तो Q1 और Q2 के जगह पे ये दोनों वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद नीचे की बात करें तो अब क्या रखिएगा, यहाँ पे M है, M1 M2 है, तो M1 M2 का क्या वैल्यू होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये होता है, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा अब यहाँ पे दोनों जगह पे M1 M2 दोनों तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही बात है आर की तो कोई बात है ही नहीं है और जी के जगह पर 6/6 7 10⁻11 रख लीजिए, और दोनों का जैसे ही आप रेशियो लीजिएगा तो आपका कितने के आसपास आएगा आंसर देखिएगा तो 2.3 × 10⁻- माइनस नहीं क्या है प्लस है 39 आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है अब इसी तरीके से इसको बनाइएगा, ठीक है, 6.67 × 10⁻ कितना तो -11 होता है। यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई kg स्क्वायर। सारा वैल्यू डेटा रख दिए हैं, चेक कीजिएगा आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी देखने को मिला है कि ये पॉइंट्स का जो वैल्यू होता है इसको छोड़ करके सिर्फ 10⁻ में ही जो है आंसर देना होता है। तो अगर सिर्फ 10⁻ में अगर देना है तो वहाँ पर आप सिर्फ क्या डायरेक्ट जो है ऑप्शन में चेक कीजिएगा 10⁻39 चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ गया। अब देख लीजिए यहाँ वैल्यू देख लीजिए, के का भी वैल्यू यहाँ लिख ही देते हैं के इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, सारा वैल्यू है, कट कटा के आंसर आ जाएगा ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑप्शन ए इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फाइंड डाइपोल मोमेंट व्हेन ±5 माइक्रोकूलम चार्ज आर सेपरेटेड बाई 6 mm। क्वेश्चंस कहा कि जब 5 माइक्रोकूलम यानी ±5 माइक्रोकूलम चार्ज है जो कि सेपरेट है
कितने डिस्टेंस पे है? 6 mm डिस्टेंस पे है, तो उसका जो है डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट्स को P से डिनोट करते हैं और ये Q इंटू 2L के बराबर होता है। ये 2L यानी कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो चार्ज का वैल्यू यहाँ पे रखिए, चार्ज का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइक्रो है तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -6 इंटू 2L। ये देखिए ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस दो चार्ज के बीच का जो सेपरेशन होता है वो 2L होता है, ना कि L होता है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि L के जगह पे वैल्यू रख दिए 6, जैसे यहाँ पे क्या हो गया 6 mm है तो मीटर में कीजिएगा तो 6 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। तो वो क्या करेंगे L के जगह पे रख देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऐसे रख दिए 2 से मल्टीप्लाई करके L का वैल्यू ये पूरा रख दिए, जो कि गलत प्रोसीजर है सर, क्योंकि सेपरेशन जो दोनों चार्ज के बीच का होता है वो 2L के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे सर, यहाँ पे रखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए सर इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो -6 और -3 मिल करके हो गया क्या 9 और 6 इंटू 5 जा 30, यानी 30 इंटू 10 टू द पावर -9। चार्ज है तो कूलम और डिस्टेंस है तो मीटर, यानी कि कूलम मीटर, यानी 30 इंटू 10 टू द पावर -9। ऑप्शन में चेक कीजिए सर 12 तो होगा नहीं, 60 होगा नहीं, 3 इंटू 10 पर -8 है। अच्छा देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक जीरो से इसको कम कर सकते हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 तो होगा नहीं सर। अब जैसे ही इसमें से यहाँ गलत कीजिएगा, अगर गलती से भी आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो आपके ऑप्शन में जो रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन, ऑप्शन में बहुत जगह देखा जाता है कि जो गलत क्वेश्चन आप जैसे ही बनाए तो ऑप्शन पहले ही दिख जाता है। तो प्रोसीजर्स करेक्ट अपनाए और इस तरीके से इसको सॉल्व करें। ये पूरा जो है एक एक टॉपिक को इसमें हमने कवर कर रखा है सर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर देखते हैं सर, अभी 10 तक देखें, फिर नेक्स्ट उसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार जो है नोट डाउन कीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं सर। द रेशियो ऑफ ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी क्वेश्चन ये कहा कि जो ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के वजह से और इक्वेटोरियल के वजह से जो है, और किसके वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो दोनों का रेशियो यानी कि दोनों का वैल्यू क्या होगा सर। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से ई एक्सियल की बात करें तो ई एक्सियल का जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू आता है, वो होता है KP/dq आता है सर, ठीक है। ये डाइपोल में जो है हमने कराया भी है, इसको आप जाके लेक्चर में सीन कीजिए तो मिलेगा। यानी कि ई किसके लिए, एक्सियल की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सर, यानी ई एक्सियल 2 KP/dq, और ई इक्वेटोरियल जो होता है सर वो होता है KP/dq, ये होता है। और P यहाँ पे सन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, और D डिस्टेंस है। अब देखिए सन्स क्या कह रहा है कि ई एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो क्या होगा सन्स। अब सोचिए सन्स ई एक्सियल के जगह पे अगर हम रखें सन्स दोनों का रेशियो, तो क्या हो जाएगा सन्स ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल, तो क्या हो जाएगा 2 KP/dq डिवाइडेड बाई KP/dq, यानी KP/dq आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है 2। यानी कि एक्सियल और इक्वेटोरियल का जो रेशियो है, कभी कभी ऐसे से फार्मूला इसलिए भी लिख रहे हैं कि कभी कभी फार्मूला ही पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स के वजह से ई एक्सियल का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल के लिए जो वैल्यू बताइए क्या होगा, ऑप्शन दिया रहेगा ऐसा, तो आप बताइएगा 2 KP/dq, और अगर इक्वेटोरियल के लिए पूछता है तो KP/dq करेक्ट है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऑफ दिस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर, ये स्टूडेंट्स गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 12 और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दोनों ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए हो गया, और ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए होगा। एक ही लेक्चर में, जस्ट गॉस लॉ के बाद वाले लेक्चर्स में इसका प्रूफ हमने बताया हुआ है। ये बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो फार्मूला होता है स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर का, ये होता है लेमडा बाई, मतलब इसका ये फार्मूला होता है लेमडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू
लेमडा बाई आर होता है। करेक्ट है सर। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसके लिए सर, लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के लिए। तो इसके लिए अगर देखें तो एसेंस ऑप्शन कौन सा हो गया एसेंस, यहाँ डी लिखा गया एसेंस, ये सी है, सी मान लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसा ही एसेंस पहले 13 से पहले 14 को देख लेते हैं एसेंस कि लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर के लिए फार्मूला क्या होता है एसेंस। तो इसके लिए भी जाके देखिएगा एसेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आता है वो आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है एसेंस। करेक्ट है, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 जिसमें एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन एयर स्लैश वैक्यूम के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कितने बार जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यूनिट भी पूछता है कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, के का यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो के का यूनिट तो हम लोग जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और के का ही फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसके अपोजिट उलट दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो ऐसे भी समझ लीजिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान में रखना है, दो में से एक एग्जाम में आने का चांसेस भी है इस बार। आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 13 छोड़े थे, कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट्स का एसआई यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट अभी तो जस्ट एक इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में देखे थे हम लोग फॉर्मूला, पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L, यानी कूलम्ब मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, मतलब कोई मान लीजिए कि क्यूब है, उसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस्ड है, मान लीजिए क्यू चार्ज प्लेस्ड है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 2 फेस ऑफ द क्यूब इज, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बताइए उस आपका क्यूब के 2 फेस के वजह से। तो एसेंस अगर हम लोग देखें, यहाँ समझिए, एक क्यूब ले लेते हैं एसेंस, ठीक है, इस तरीके से, और इसके सेंटर पे कहीं पे क्यू चार्ज प्लेस्ड है, मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे क्यूब चार्ज प्लेस्ड है। अब सोचिए सबसे पहले फेस की बात हो रहा है, तो हाउ मेनी फेस इन क्यूब, फेस जो है इसमें जो है 6 फेस होते हैं क्यूब में से। अब अगर सेंटर पे है तो सब फेस को मिला करके अगर हम लोग बातें करें इससे, तो अगर इस सेंटर पे इसका वैल्यू होता है क्यू फाई इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। फाई है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, तो अब 6 फेस हैं, तो अगर एक फेस के वजह से अगर देखें तो अब 6 फेस हो गए तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 होगा। एक फेस के लिए कितना हो जाएगा, एक फेस के लिए फाई का वैल्यू अगर देखेंगे 1 फेस के लिए तो ये हो जाएगा क्यू, और 6 फेस है तो डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अब सोचिए, यदि एक फेस के लिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो गया तो 2 फेस के लिए 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो है 2 फेस के लिए क्या करेंगे, एक फेस का प्लस दूसरे फेस का, यानी कि 2 फेस के लिए क्या हो जाएगा, फेसेस के लिए क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स में, तो ये कितना आ गया क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 फेस के वजह से कितना हो गया क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन में आ जाइए ऑप्शन क्यू बाई 3 एप्सिलॉन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन में 3 फेस के लिए पूछता तो आप क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 3 टाइम्स आप इसको ले लेते हैं क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट को। 4 के लिए पूछे, 5 के लिए पूछे, 1 के लिए पूछे, तो आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि 1 के लिए पूछता तो सिर्फ क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो 2 के लिए इसमें पूछ रहा था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज Q इज एट द रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस ऑन इट, मतलब कोई चार्ज Q है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वहाँ पे है, चाहे चार्ज रेस्ट पे हो
या चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही होता है सुन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही तो वहाँ पे फोर्स आपको मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है सुन, F इक्वल्स टू Q इंटू ई, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला। किसके लिए, जो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि चार्ज रेस्ट पे है इलेक्ट्रिक फील्ड में और क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जीरो कभी नहीं सोचना है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होता है या चार्ज रेस्ट पे है तो ये है ही, तो एक्सपीरियंस क्या करेगा, F इक्वल्स टू Q इंटू, ऑप्शन ए ही इसका पहला ही आंसर जो है इसका करेक्ट है सर। तो इस 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया सर, ए हो गया। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को एक बार सर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं सर, कंप्लीट देखने वाले हैं, नोट डाउन कीजिए एक बार सर इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं सर कि द फोर चार्ज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चंस में ये कहा, एक बार इसको देख लीजिए सर कि जो चार चार्ज जो है यानी फोर चार्ज जो है वो एक कॉर्नर पे प्लेस्ड है या स्क्वायर PQRS, यानी कि एक PQRS स्क्वायर है सर और चारों पे जो है चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, shown in figure therefore on a charge kept at a center of O is, क्या कह रहा है कि सेंटर अगर O है सेंस तो इस पे क्या चार्ज मतलब जो है किस तरीके से along द डायगोनल होगा, जीरो होगा, along द डायगोनल QS हो जाएगा या परपेंडिकुलर टू द साइड PS हो जाएगा। ये हम लोग को इसमें बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंस। अगर इसमें देखें सेंस तो ध्यान देना है सुन कि अगर यहाँ पे वो इसका डायगोनल यहाँ पे कट हो रहा है तो इस पे ध्यान दीजिए सुन कि अगर इस पे वो वाला जो है जो कूलम्ब फोर्स जो हम लोग बताए थे उसी के कॉन्सेप्ट से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये वाले डायगोनल की बात करते हैं पहले, एस और क्यू की। तो एस और क्यू की मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए एस और क्यू पे जो लगने वाला फोर्स जो होगा, यानी कि यहाँ पे +2Q है, यहाँ पे भी +2Q है, तो ये इस फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे लगने वाला फोर्स इधर, और ये इसको क्या करेगा, इस साइड में हो जाएगा। ऐसा देखिए, ठीक है, रिपेल टू ईच अदर, कुछ मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा क्योंकि चार्ज इसमें कितना है, 2Q + 2Q चार्ज है। अब दोनों जब रिपेल करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो एस और क्यू पे तो कोई यहाँ पे सेंटर पे चार्ज मिला ही नहीं क्योंकि इस सेंटर पे कोई चार्ज ही नहीं मिलेगा, कैंसिल आउट हो गया। तो अब बातें करते हैं स्टूडेंट्स डायगोनल पी और आर की। देखिए स्टूडेंट्स डायगोनल पी और आर की बातें करते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस पे +4Q है और इस पे -4Q चार्ज है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है क्योंकि देखिए सर यहाँ +4Q है और यहाँ पे -4Q है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा, यानी कि ये 4Q चार्ज किधर के तरफ फील करेगा, इस साइड के तरफ, यानी P से R के तरफ फील करेगा, यानी जो भी मैग्नीट्यूड आपको जो मिलेगा अब यहाँ पे ये इसी डायरेक्शन से मिल जाएगा, यानी सेंटर O पे जो है कुछ ना कुछ आपको क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा, PR जो है डायगोनल के वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस और -4Q चार्ज हो गया, करेक्ट है। यानी अगर बातें करें तो एलोंग द डायगोनल PR पहला ही ऑप्शन है, यानी कि यहाँ पे P हो गया और यहाँ पे R, यहाँ पे S और यहाँ पे Q, तो इससे फील करेगा ये इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, तो ये तो इसी डायरेक्शन में आ गया। तो सीधे ऑप्शन नंबर ए ही दे रहा है एलोंग द डायगोनल ऑफ PR। जीरो तो होगा नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे भी +4Q चार्ज होता तब क्या होता, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर यहाँ पे भी +4Q चार्ज हो जाता तो ये भी अपोजिट डायरेक्शंस में जो है फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यानी कि दोनों क्या करते हैं, आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं, +4Q चार्ज +4Q की वजह से। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो इसलिए इस पे जो है PQ के एलोंग डायगोनल पे क्या होगा, एलोंग द डायगोनल ऑफ PR हो गया। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता है। C तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। D क्या करें, परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ PS, परपेंडिकुलर टू द साइड ऑफ PS की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको देखिए सर, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन इसमें लेके आए हैं सर। सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, जब ये पूरा कंप्लीट इस सीरीज को देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप देखिएगा इसमें आपका जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं सर, जो हम लोग ऑप्शन में डिस्कस कर रहे हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, जो भी ऑप्शंस को ले लेकर बना भी रहे हैं, तो उससे दोनों क्लियर हो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट आपका जो है बिल्डअप हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कर रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा। तीन तरीके का चार्ज डेंसिटी होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर
चार्ज डेंसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, वो क्यू बाई डी एल होता है सन, डी क्यू बाई डी एल, इसका यूनिट होता है कूलम बाई मीटर, चार्ज का कूलम और डी एल लेंथ है तो मीटर। एक होता है सन सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है डी क्यू बाई डी ए यानी कूलम्ब बाई मीटर स्क्वायर। और एक और लास्ट होता है जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सन्स, क्या देख लीजिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये होता है सन्स रो इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी भी। ये इसका जो है करेक्ट फुल एक्सप्लेनेशन जो है लेक्चर्स में दिया है, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के जाकर के जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया सन्स, कूलम्ब बाई मीटर क्यूब। तो चेक कीजिए सन्स कौन सा हो जाएगा सन्स, इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यानी कि ये तीनों को ध्यान में रखना है, याद रखना है सन्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। आइए सन्स इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चंस 19 कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, कोई चार्ज कंडक्टर है, किसी भी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एसन्स। ऑप्शन में है टेंजेंट टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, जीरो। तो आइए एसन्स देखते हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पे, इधर मिटाते हैं एसन्स, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसन्स, यहाँ पे पहले बता देते हैं। मान लीजिए एसन्स यहाँ पे कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी ये मिल जाएगा। ये कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है। तो चार्ज कंडक्टर हमेशा ध्यान रखें, जब चार्ज कंडक्टर रहता है तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये हो गया एसेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सब क्या हो गया एसेंस इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एनी पॉइंट चार्ज पॉइंट के लिए जो है ये सब जो है परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये होता है एसेंस, करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट है सर, ध्यान रखना है, ठीक है। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 भी आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्जेज गिवन टू द सेल्स। मान लिया कोई सेल दिया होगा, आगे देखते हैं। Q1 Q2 एंड Q3 का रेशियो है। इफ 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल है कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल है, मतलब एक ही उसका सेंटर क्या होगा ओरिजिन सेंटर वो होगा, एक ही सेंटर पे 3 कॉन्सेंट्रिक हो गया है, जिस पे जो है Q1 Q2 और Q3 का रेशियो चार्ज दिया है। उसमें क्या बोल रहा है कि इफ 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस 2r 3r 4r and charges Q1 ratio Q2 ratio Q3 when surface charge density on outer surface of cell is equal। कह रहा है कि वो कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल में जिसका जो है रेडियस ये दिया हुआ है 2 स्मॉल आर 3 स्मॉल आर 4 स्मॉल आर और Q1 Q2 Q3 का रेशियो जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उस सेल का इक्वल है। तो बताइए क्या होगा उसका जो है चार्ज का रेशियो उसमें बता देना है। ऑप्शन दिया हुआ है 1 रेशियो, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सन, तो पहले एक बार इसको समझते हैं। यहाँ मिटाते हैं सन से, इसको ध्यान देना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। अच्छा, इस टाइप का जो कुछ क्वेश्चंस जो आपको दिख रहा है ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कि इसका जो शॉर्ट आंसर टाइप 2 मार्क्स का जो होता है वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसीलिए इसको कंप्लीट अच्छे से जो है एक्सप्लेनेशंस के साथ जो है इसको आप ध्यान में रखिए। आइए सर इस क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले यही पॉइंट पकड़ते हैं सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस सेल इज इक्वल, ये वाला। तो लीजिए सर सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, अभी जस्ट बताए थे, इज इक्वल्स टू सिग्मा 3, ठीक है। ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि इक्वल है। सरफेस चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी ए होता है, ठीक है। यानी हम यहाँ पे क्यू बाई ए ले लेते हैं, क्यू बाई ए, इसका भी Q1 बाई ए हो गया, यानी यहाँ पे भी Q1 बाई A1 इज इक्वल्स टू Q2 बाई A2 इज इक्वल्स टू Q3 बाई A3। अब A1 A2 A3 की जगह पे इसका एरिया रखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा Q1 बाई पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि ऐसे फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, पाई कैपिटल R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q
पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 यहाँ पे 3 पाई R3 का स्क्वायर, और R1 R2 R3 का दिया हुआ है 2R 3R एंड 4R, ठीक है। और Q1 Q2 Q3 तो है ही एसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए एसेंस Q1 बाई पाई, और R के जगह पे क्या लिखेंगे एसेंस 2 स्मॉल r का स्क्वायर। तो 2 स्मॉल r का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा एसेंस 4 R1 का स्क्वायर। बताइए यहाँ पे एसेंस पाई R2 क्या है एसेंस 3R का स्क्वायर करेंगे तो 9R2 का स्क्वायर एज ए टीज एसेंस Q3 में देख लीजिए 4R है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई 16 स्मॉल r का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे क्या देखे एसेंस, यहाँ से अगर कंपेयर इसको कर लेते हैं Q बाई ए के लिए, तो सब जगह कितना वैल्यू आ रहा है एसेंस 4:9:16 का। यानी कि फाइंड द रेशियो ऑफ चार्जेस गिवन टू द सेल Q1 Q2 Q3 की यदि बातें करेंगे तो सबका कितना कितना डिवाइडेड में आ रहा है वैल्यू एसेंस 4, 9 और 16। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:9:16, ठीक है। एक बार इसको एसेंस ध्यान से देखें और इसको नोट भी कर लीजिए एसेंस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसके लिए एसेंस, एक कॉन्सेंट्रिक की बात हो रहा है, ठीक है। अब आइए एसेंस इसकी बात अगर हम लोग कर लिए एसेंस, तो अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ, तो देखिए व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल if an electric dipole is placed in a uniform electric field। this is also very very important question, इसको VBI भी मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं एसेंस कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल की बात कर रहा है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो बताइए एसेंस इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। देखते हैं एसेंस। अब देखिए इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा एसेंस, इसको मिटाते हैं, यहीं पे बता देते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए एसेंस यहाँ पे लेट सपोज कीजिए कि चार्जेज की जब बात होगा एसेंस, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है जिसका डायरेक्शन इधर है, एक माइनस क्यू चार्ज हो गया, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और किस में है एसेंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, मतलब कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब बताइए एसेंस कि यदि हम इलेक्ट्रिक फोर्स इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखें तो क्या हो जाएगा प्लस क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से जो F इक्वल टू प्लस क्यू हो जाएगा, और ये डाइपोल पे है तो इधर भी F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई हो जाएगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स की यदि बातें करेंगे मैग्नीट्यूड वाइज जो है, तो दोनों कंडीशन में क्या हो गया, ऊपर क्यू ई हो गया, नीचे भी क्यू ई हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट है। तो आप फोर्स प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो क्यू ई देखे और माइनस क्यू चार्ज की वजह से माइनस क्यू ई देखे, तो जब यदि इसका हम नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो नेगेटिव साइन आ गया एसन। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इसमें देखिएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा एसन, प्लस माइनस 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई को नेट इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा एसन 0। यानी कि 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा एसन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है एसन। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी और क्वेश्चन इसमें है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी हैं, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर जो है देखते हैं क्वेश्चंस। एक मिनट, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज, यानी कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का फ्री स्पेस में जो है इसका क्या यूनिट क्या हो जाएगा एसेंस। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जिसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं एसेंस, जिसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है एसेंस। और इसका यूनिट हो जाता है एसेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट किस तरीके से याद रखना है वो ध्यान रखिए। एक और यूनिट आप याद रखिएगा तो इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए वहाँ दोनों को एक साथ बताते हैं, तो एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि इसका जो है वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है सर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे में कूलम्ब स्क्वायर। अब यही के जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाता है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या हो रहा है, इसके अगर देखा जाए तो 1/एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि ये
उलट जाएगा इसका वैल्यू, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो जैसे ही इसका यूनिट उलटेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का क्या यूनिट आ रहा है सर, कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि कूलम्ब स्क्वायर अगर न्यूटन को ऊपर ले जाएंगे तो पर न्यूटन, मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का वैल्यू भी याद रखिए सर, और साथ में जो है उसका यूनिट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, करेक्ट है। अब एसेंस ये किसका है, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रहा है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एयर स्लैश वैक्यूम की ही है। अब इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यदि अगर हम लोग बातें करें, एक और इसमें क्वेश्चन था, हाँ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साथ में 22 तो देख ही लिए, 26 भी देख ही लीजिए एक साथ, जो है कि द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही तो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू है, ठीक है, जिसका कितने के बराबर हम लिखे हुए हैं, सो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ से ऑप्शन खोज लीजिए, देखिए ऑप्शन 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, पहला ही ऑप्शन एसेंस इसमें मैच कर रहा है, ठीक है, यही ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा एसेंस, ये हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, -9 कर दिया, ये 12 ये भी नहीं होगा, -12 तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि 26, 22 और 26 एक साथ हम लोग देख लिए। आइए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहा कि द इलेक्ट्रिक फोर्स 23 the electric force between two electrons is comparison to electric force between two protons. Questions is asking about what is the electric force between two electron as compared to electric force या comparison to electric force between two proton. अब इलेक्ट्रिक फोर्स किसके वजह से आता है, चार्ज के वजह से आता है। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की बातें करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे चार्ज की बात करेंगे तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, वैल्यू बस जो है इसका जो है साइन और क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम। अब सोचिए ना ऐसा, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में वही वाली बात हो गया ऐसा, F = क्या, K Q1 Q2/r²। चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा हुआ है। तो अब सोचिए ना ऐसा, दोनों के वजह से जो है इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, तो अब क्या होगा, एक में दो माइनस माइनस की बात हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, साइन का डिफरेंस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स आप चाहे इलेक्ट्रॉन्स का देखें जो वैल्यू निकालिएगा, और चाहे प्रोटॉन्स का देखें, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आने वाला है, क्योंकि चार्जेज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इसीलिए इसमें हम लोग देख लेंगे 0 ग्रेटर सेम एंड स्मॉल, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, इसी तरीके से सर 24 1 फराड इज इक्वल्स टू 1 फराड या फराडे एक ही बात है, ऐसे लिखा जाता है सर। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि फराडे या फराड यूनिट किसका होता है सर। तो ये कैपेसिटेंस का जो है यूनिट होता है फराडे या फराड, ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब देखिए Q एक फार्मूला हम लोग जानते हैं सर, Q इज इक्वल्स टू, यहाँ मिटाते हैं, Q C का यूनिट होता है फराड, ठीक है, जिसको F से डिनोट करते हैं। अब देखिए सर क्वेश्चंस में ये कहा कि Q एक फार्मूला होता है सर चार्ज में, Q इज इक्वल्स टू C भी, चार्ज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर C निकालेंगे तो C इज इक्वल्स टू हो गया सर, V को इधर भेज दिए तो Q/V, यानी कि अगर एक और यूनिट यहाँ पे देखें तो इसका क्या हो जाएगा, कूलम पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या यूनिट है, वोल्ट, यानी कूलम पर वोल्ट। यानी कि अगर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 फराड जो होगा, यानी 1 कैपेसिटेंस इक्वल है 1 कूलम चार्ज बाई 1 वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि 1 यहाँ पे क्या देख लेंगे, 1 कहाँ है, पहले 1 तो सब में है, 1 यहाँ पे लिख देते हैं 1 कूलम पर वोल्ट, ऊपर देखिए V को ऊपर ले जा रहा है तो -1 हो गया। तो यहाँ देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 कूलम पर वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए, ठीक है। अब देखिए सर,
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसन्स, इसको ध्यान में रखना है। इस तरीके का क्वेश्चन एसन्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है एसन्स, नीट वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑन लाइन ज्वाइनिंग अप टू चार्जेस क्यू। मतलब कोई एक चार्ज है कि दो उस सेंटर पर प्लेस्ड है जो क्यू, दो क्यू चार्ज के बीच में प्लेस्ड है। मान लीजिए एसन्स यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज, यहाँ कैपिटल क्यू चार्ज, और जहाँ पे लाइन ज्वाइन हो रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइन हो रहा होगा, तो यहाँ पे एगो चार्ज प्लेस्ड है, तो एगो स्मॉल क्यू चार्ज हमने प्लेस्ड करवा दिया। फिर क्या कहा क्वेश्चन कि द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इस सिस्टम में तीनों चार्ज है वो क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी कि इस दोनों के बीच का जो फोर्स लगने वाला होगा वो इस दोनों के बीच के फोर्स के बराबर होगा, दोनों चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात हो या चाहे इस दोनों चार्ज के फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्या कह रहा है, अब लाइन ज्वाइनिंग की बात कह रहा है तो लाइन ज्वाइनिंग कहीं यहाँ पे हुआ, ये इधर से और ये इधर से गया होगा, तो यहाँ माइनस मान लेते हैं क्योंकि डायरेक्शन इसका इस तरीके से हो जाएगा दोनों साइड, तो माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड हो गया सेंटर पे। ठीक है, इफ अ क्यू चार्ज इज इक्वल्स टू, तो क्या कह रहा है कि इस क्यू चार्ज का वैल्यू बता दीजिए कैपिटल क्यू के टर्म्स में। ऑप्शन एक बार देख लीजिए सर, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाई 2 माइनस क्यू बाई 4 माइनस 4 क्यू और प्लस क्यू बाई 4। एक बार इसको ध्यान से देखें सर, एक मिनट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखेंगे, अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम फोर्स, चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स आता है कूलम्ब फोर्स, चाहे तो आप अप्लाई करके देखिए इसको। ठीक है, देखिए आइए समझते हैं इसको। हाँ, अब देखिए अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग देखें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस दोनों क्यू के कैपिटल क्यू क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे यूज कीजिए इस दोनों का फोर्स, इक्विलिब्रियम तो बोल ही दिया है यहाँ पे देखिए, तो इस दोनों के बीच का फोर्स कैपिटल क्यू इक्वल हो जाएगा दोनों माइनस क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में। तो यहाँ पे करते हैं इक्विलिब्रियम के वजह से एफ क्यू का जो फोर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा एफ स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बराबर। रख देते हैं कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है के Q1 Q2, यानी Q1 Q2 के जगह पे क्या रखेंगे कैपिटल क्यू यानी Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर के जगह पे दोनों के बीच का 12 है, 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रखिए इस दोनों के बीच में माइनस क्यों लिया क्योंकि यहाँ स्मॉल क्यू है, या ऐसे लिखिए के माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, यानी एल का स्क्वायर। अब देखिए ना कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, के से के भी गया है और ध्यान दीजिए यहाँ पे बचा क्या है ध्यान दीजिए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसको यहाँ पे कर देते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बच गया है क्यू डिवाइडेड बाई 4 एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया अब देखिए यहाँ पे क्या बचा एल स्क्वायर आउट, यहाँ पे टू नहीं आएगा, सिर्फ एल स्क्वायर है तो सिर्फ एल स्क्वायर आएगा, करेक्ट है। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, और देखिए इस 4 को इधर ले जाते हैं यानी कि इसको लिख सकते हैं क्यू बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, और यहाँ से माइनस क्यू को इधर ले जाइए यानी स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, यानी कि क्यू इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई 4। एक बार और समझ लीजिए दोबारा देखिए, इक्विलिब्रियम था तो इस दोनों चार्ज के बीच का फोर्स को इक्वल कर दिए, इस दोनों चार्ज के बीच के फोर्स को इक्वल किए, तो के कैपिटल क्यू और डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर 2l का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस क्यू के इंटू माइनस क्यू कैपिटल क्यू एल स्क्वायर, उसको क्यू कैंसिल आउट किए, क्यू माइनस क्यू यहाँ बच गया, यहाँ लिख दिए यहाँ पे 2l का होल स्क्वायर 4l एल स्क्वायर और यहाँ पे एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू बाई 4 इजकल्स टू माइनस क्यू इधर लाए तो क्यू इजकल्स टू माइनस क्यू बाई 4, करेक्ट है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट को समझे और इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, करेक्ट है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर जो होता है उसका वैल्यू होता है 1 के बराबर। रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है सुन, ई आर इज इक्वल्स टू ई एम बाई ई नॉट के बराबर, यही होता है रिलेटिव परमिटिविटी। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। 28 कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर या नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चंस कहा कि मतलब मेन तो इसी दोनों में देख लेना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, स्केलर। तो इसीलिए इसका जब रिजल्ट आता है तो क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। करेक्ट है। स्केलर क्वांटिटी यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शंस का ज्ञान नहीं है, डायरेक्शन नहीं है उसके पास, और वो अलजेब्रिक लॉ ऑफ एडिशंस को फॉलो करता है। ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस तो है ही है, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस को भी फॉलो करता है। तो ऐसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऑप्शन से देखेंगे। फील्ड स्ट्रेंथ का यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, उसके डायरेक्शन का, उसके नेचर ऑफ चार्जेज का, और फिर जो है ऑल ऑफ दिस का। तो बिल्कुल ऐसा फील्ड का तो बात करता ही है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा होंगे ऐसा। ठीक है। उसका कह रहा है कि डायरेक्शन, तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका डायरेक्शन बताता है। उसके बाद कहा कि नेचर ऑफ चार्जेज, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज होता है तो रेडियली आउटवर्ड हो गया, नेगेटिव चार्ज होता है तो रेडियली इनवर्ड होता है, यानी तीनों को जो है एक्सप्लेन कर ही रहा है। तो ऑप्शन डी में क्या लिखा है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसका 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी आंसर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ऐसा देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, इसको नॉलेज में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जल्दी जल्दी हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। द फॉर्मूला ऑफ वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ इज, यानी वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ का क्या फॉर्मूला होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो ऐसे इन जनरल केस में स्केलर फॉर्म्स जब हम लोग जानते हैं तो वो होता है एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी के ही हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म्स की जब बातें करते हैं तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, यहाँ आर यूनिट कैप होता है। अब यूनिट कैप जैसे ही यहाँ पे हुआ ना, तो यूनिट कैप और यहाँ पे आर स्क्वायर होता है। ठीक है। इसका और यूनिट कैप का मतलब होता है आर यूनिट कैप का हो गया कि ये हो गया आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, अब देखिए आर स्क्वायर था और इसके जगह पे क्या आ गया एक आर वेक्टर मॉड ऑफ आर वेक्टर एक और, अब ये मिल करके दोनों क्यूब हो गया, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर वेक्टर, यानी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म्स रहेगा का क्यूब, ये दोनों स्क्वायर और पावर 1 मिल करके 3 हो गया, और यहाँ पे आर वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये फार्मूला होता है वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, एक बार देख लीजिएगा उसको। और ये ऊपर वाला जो लिखे हैं इससे कौन सा फॉर्म है, ये इसका स्केलर फॉर्म है, ये इसका स्केलर फॉर्म है। ठीक है। और ये वेक्टर, ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन चेक कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर वेक्टर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब लीजिए। ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो गया। ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये सब नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का लास्ट क्वेश्चन है। सारे जो है क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देख लिए हैं। और पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड ए ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ क्यूब इज, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहा है जब क्यूब है। ऐसा ये क्वेश्चन का डिस्कस हुआ है पिछले, देखिएगा क्वेश्चन में 2 फेस के लिए हम लोग देखे थे। ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्या सेंटर की बात करता है, तो सीधे सेंटर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होता है वो सेंटर पर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये इसका जो है वैल्यू होता है। एक फेस के लिए Q/6 एप्सिलॉन नॉट के कुछ 6 फेस होता है क्यू में, तो यानी ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इस तरीके से एक बार देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का
सारा कॉन्सेप्ट मतलब जितना भी टॉपिक था, खासकर जो है आप एनसीईआरटी से आप मिलाइएगा, उस सारे टॉपिक्स पे हमने क्वेश्चंस कर लिया। यूनिट के साथ साथ में कुछ उसका न्यूमेरिकल्स और थ्योरी पोर्शंस का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग लेके आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग जो है पूरा डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। अभी के लिए एंजॉय कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू। पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट करें। थैंक यू।